नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी नई पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। आज पैसे से पैसा बनाना हर किसी का सपना है, जिसके लिए शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड की ओर अब लोग रुख कर रहे हैं। यहां मुनाफा भी है और साथ ही जोखिम भी, लेकिन अगर सटीक रणनीति और सही गाइडेंस मिल जाए तो पैसा बरसने लगता है। अगर आप भी तेजी से बदलते हुए स्टॉक मार्केट से यानी कि शेयर बाजार में निवेश करने के साथ ही साथ मोटी कमाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये शो आपके लिए है। आज इस शो पर सबसे पहले बात होगी देश के सबसे बड़े आईपीओ यानी कि LIC आईपीओ के बारे में। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी पॉलिसी भारत में ज्यादातर हर घर में मिल जाएगी। मुमकिन है कि आपके घर में भी LIC की पॉलिसी हो और अब आपके पास एक सुनहरा मौका है LIC पॉलिसी होल्डर से एक LIC का शेयर होल्डर बनने का। तो क्या होता है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, और क्या LIC के आईपीओ में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय? LIC के आईपीओ की ABCD जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमा कंपनी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे आम लोग LIC के नाम से जानते हैं, वही LIC जिसने करोड़ों भारतीयों का भरोसा जीता है, देश के आम तबके तक अपनी पहुंच बनाई है। अब जनता के इसी भरोसे को बढ़ाने के लिए LIC हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ ला रही है, जिसकी डेट फाइनल हो चुकी है। LIC का आईपीओ 4 मई को खुलने जा रहा है। LIC का शेयर धारक बनने के लिए 9 मई तक अप्लाई किए जा सकते हैं। करीब 21,000 करोड़ का LIC आईपीओ आम पॉलिसी होल्डर्स के साथ रिटेल निवेशकों के लिए भी आकर्षक रखा गया है। यही वजह है ये LIC आईपीओ से पहले करोड़ों नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं और पॉलिसी होल्डर्स ने पैन अपडेट कराया है। केंद्र सरकार LIC की 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इतनी हिस्सेदारी बेचकर वो 21,000 करोड़ रुपए जुटा लेगी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का स्लोगन देने वाली LIC के मेगा आईपीओ के शेयर्स की कीमत भी तय की जा चुकी है। 902 रुपए से 949 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। इस आईपीओ में एक लॉट में 15 शेयर होंगे, यानी अगर आप LIC के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 शेयर के लिए बोली लगानी होगी। देश में आम लोग जब भी पैसे बचाने या फिर इंश्योरेंस खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले LIC का ख्याल आता है, क्योंकि लोगों में भरोसा है कि LIC में लगाया गया पैसा कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सरकारी गारंटी है। लिहाजा आम लोग दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के बजाय LIC पर भरोसा करना ज्यादा पसंद करते हैं। जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसी है उन्हें इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। LIC पॉलिसी धारकों को प्रति शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि LIC के कर्मचारियों को 45 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी जिनके पास LIC की पॉलिसी होगी और अगर वो आईपीओ खरीदते हैं तो उन्हें LIC के शेयर्स मार्केट में उतरते ही फायदा हो सकता है। अगर ये शेयर अपने प्राइस बैंड में ही सेंसेक्स में लिस्ट होती है तब भी पॉलिसी धारकों को सीधा सीधा 60 रुपए प्रति शेयर तक का फायदा होगा। अगर ये शेयर आईपीओ की कीमत से ऊपर लिस्ट होती है उस पर और फायदा बढ़ेगा। पॉलिसी धारकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये शेयर खरीदी गई कीमत से कम पर भी शेयर बाजार में लिस्ट होता है तब भी LIC पॉलिसी धारकों को शेयर की कीमत 60 रुपए गिरने तक कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप पॉलिसी होल्डर्स, एम्प्लॉयज या रिटेल कोटे के तहत अप्लाई करते हैं तो अपने डीमैट अकाउंट से आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए मूल्य तक के लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तीनों कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो अलग अलग डीमैट अकाउंट से आप 6 लाख रुपए तक के लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस में अलग अलग डिस्काउंट है। 1 सितंबर 1956 को LIC एक्ट 1956 के तहत 5 करोड़ की पूंजी निवेश के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई थी। तब से आज तक इसकी साख लगातार मजबूत होती जा रही है।
जानकारों का कहना है कि LIC IPO इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म में अच्छा साबित होने वाला है और इससे बढ़िया कमाई होने वाली है। यानी शॉर्ट टर्म में LIC IPO से मोटी कमाई होने की उम्मीद कम है। पिछले कुछ महीनों में बाजार में जारी बिकवाली ने LIC के IPO पर पहले ही काफी असर डाला है। इसीलिए LIC IPO की न सिर्फ तारीख बदली गई बल्कि इसका साइज भी घटाकर 3.5% कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश गोरक्षाकर जी है हमारे साथ, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर आपका। और सबसे पहला एपिसोड है ये धन दौलत का, इसीलिए और भी ज़्यादा ये स्पेशल हो जाता है। और हमने शुरुआत की है LIC के IPO से, क्योंकि यही IPO से ज़्यादातर इंडियंस सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हर एक के घर में LIC के IPO की LIC की पॉलिसी भी होती है। तो अब इस ग्रेट इंडियन LIC IPO में अप्लाई करने से पहले किन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान रखना होता है, कैसे अप्लाई करें और क्या आपके लिए LIC के IPO में निवेश करना फ़ायदेमंद भी रहेगा या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम अविनाश जी से। अविनाश जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या वाकई में IPOs की स्टडी में आपने ये पाया है कि IPOs में निवेश करना फ़ायदे का सौदा साबित होता है? हिस्टोरिकली क्या स्टडीज़ कहती हैं? साक्षी, मुझे लग रहा है कि देखिए, LIC का IPO है और कोई भी कंपनी का IPO हो तो उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। आज काफी IPOs मार्केट में आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है कि कितना पैसा टेबल पे कंपनी इन्वेस्टर्स को कमाने को छोड़ रही है। जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत बिजनेस की समझ, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल की समझ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि IPOs में पैसा जरूर बना है, जैसे कि डीमार्ट का IPO हुआ था तो लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि IPOs काफी रिचली वैल्यूड होते हैं, और यहाँ पे रिटेल निवेशकों को दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मार्केट ड्रिवन होता है। जब मार्केट खराब खुलते हैं तभी IPOs के प्राइसेस उनके इशू प्राइस के नीचे भी जाते हैं। तो गिन चुन के काफी लिमिटेड ऐसे IPOs हैं जहाँ पे बड़ा पैसा बना है, और LIC उनमें से एक है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये सब बातें अगर इन्वेस्टर्स ध्यान में देख के क्या बिजनेस है, फाइनेंशियल्स है, क्या वैल्यूएशन पे ये ऑफर कर रहा है, तो इसके बाद ही IPO इन्वेस्टिंग सक्सेसफुल होता है। लेकिन रैंडमली अगर कोई IPO में पैसा लगाता है तो वहां से पैसा बनाने की जो प्रोसेस है वो ठीक है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश जी यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है किसी भी IPO में निवेश करने से पहले। तो दूसरा सवाल यही होगा, अगर आपको सुनकर अब ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हो चुके हैं LIC के IPO के बारे में, अब पॉलिसी भी है उनके पास और अब इस मौका को वो छोड़ना नहीं चाहते, तो अब इस IPO में निवेश करने से पहले पहली बार अगर कोई IPO में निवेश कर रहा है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होगी, कैसे कोई शुरुआत कर सकता है, ये भी बताइए। देखिए, अगर कोई नया निवेशक है तो पहले तो उसको कोई ब्रोकर के यहाँ पे अपना एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। नॉर्मली अभी क्या होता है कि 2-3 दिनों में ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होती है। जो भी KYC रिक्वायरमेंट्स होती है वो एक बार आप दे दोगे तो 2 या 3 दिन में आपका DP अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होता है। उसके बाद अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो ऑब्वियसली वो पॉलिसी की डिटेल्स बराबर रखिए, क्योंकि अभी सभी को पता है कि LIC के पॉलिसी होल्डर्स को भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया है। उसके बाद मेरे ख्याल से जब प्रोसेस एप्लीकेशन का आता है तो आप फिजिकल या ऑनलाइन करने के लिए दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक ASBA अकाउंट होना चाहिए जो बेसिकली IPOs के लिए स्पेसिफिकली किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप के पैसे इमीडिएटली डेबिट नहीं होते, सिर्फ पैसे ब्लॉक होते हैं। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो वो पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं, वरना पैसे को कोई बैंक से निकालता नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो आपको IPO के पहले कंप्लीट करनी है। तो ये अगर आप करते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं तो फिर IPO में इन्वेस्टिंग के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा IPO को लेकर ये था कि अब लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो जाता है, जैसे साल 2021 को ही ले लीजिए, करीब 50 कंपनियों ने अपने IPO लॉन्च करे थे और एक IPO की बाहर जैसे आ चुकी थी, और फंड रेजिंग भी जो IPO के ज़रिए हुई हिस्टोरिक लेवल्स पे हुई। तो अब एक के बाद एक जब IPOs आने लग जाएं तो IPO चुनने का सही तरीका क्या है, कौन सा IPO मेरे पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होता है, इसका चुनाव जो है वो किस बेसिस पर होता है? देखिए, पहली बात तो साक्षी, अगर आप IPO सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको पहले समझना है कि वो कंपनी जो आप IPO में पैसा लगा रहे हो वो कंपनी का बिजनेस क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसके प्रमोटर्स की बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है,
सबसे बड़ी बात कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है, और उसके बाद फाइनली क्या वैल्यूएशन पे शेयर आपको ऑफर कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको देखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केट में मोमेंटम के साथ बहुत सारे आईपीओ आते हैं, लेकिन वही आईपीओ सक्सीड होते हैं जहाँ पे जो कंपनी आप निवेश करते हो एक मार्केट लीडर है, एक ब्रांड है, एक अच्छा ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, और सबसे बड़ी बात ये एक नेसेसिटी है। जैसे कि इंश्योरेंस अभी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो जब भी आप कोई भी कंपनी देखोगे तो ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत क्लोजली वॉच करने। प्योरली प्राइस पे देखे या मार्केट में कोई लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखते हैं, तो ये डेफिनेटली सही तरीका नहीं है। आपको कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स पे और उसके ज्योग्राफिकल रीच, ब्रांड, ये सारी बातों पे ध्यान रख के फाइनली आईपीओ का प्राइस देखना है कि वो मुझे शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में पैसा बना के देगा कि नहीं। क्योंकि बहुत महंगी कंपनी, अगर महंगा शेयर अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है, तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो उसमें आप इनिशियली पैसा नहीं बनाओगे, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम में नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जो ये पॉइंट होता है कि देखना कि आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, क्या बहुत महंगा तो नहीं है। तो ये महंगा और सस्ता कैसे कोई डिफाइन कर सकता है? जैसे एलआईसी के आईपीओ को ही ले लें, अब जो इसका प्राइस बैंड तय हुआ है 902 रुपये से 945 रुपये के आसपास का हुआ है, तो क्या ये महंगा शेयर है या सस्ता शेयर है, ये कैसे कोई डिफाइन करे? देखिए, पहली बात तो अगर हम इंश्योरेंस मार्केट की बात करें तो एलआईसी सबसे बड़ा प्लेयर है, ऑलमोस्ट 60% प्लस मार्केट शेयर एंजॉय करता है। इनकी काफ़ी अच्छी ज्योग्राफिकल रीच है और पुराना प्लेयर है। दूसरी बात, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज में दो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमको देखने पड़ते हैं। एक तो बेसिकली परसिस्टेंसी रेशियो और दूसरा मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू। अभी एम्बेडेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी की करंट पॉलिसीज है प्लस जो करंट ईयर में वो पॉलिसीज बेचती है, उसका जितना भी कैश फ्लो निकलता है खर्चा काटने के बाद, उसको एम्बेडेड वैल्यू बोलते हैं। तो नॉर्मली मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू दूसरी कंपनीज का हमको कंपेयर करना चाहिए, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, जो कंपेरेबल कंपनीज है। और यहाँ पे हमने देखा है कि करीबन 3 टाइम या 2.5 टाइम्स का मल्टीपल है, दैट इज मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू। और एलआईसी आपको ऑफर कर रही है 1.1 टाइम एम्बेडेड वैल्यू। एलआईसी की जो एम्बेडेड वैल्यू है एज ऑन डेट वो करीबन 5,40,000 करोड़ है। तो बेसिकली जो अभी ऑफर आ रहा है वो उन्होंने 1.1 टाइम्स ये एम्बेडेड वैल्यू पे शेयर्स ऑफर किए। दूसरा जो पैरामीटर होता है, सिंपल जो इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा, वो परसिस्टेंसी रेशियो होता है। उसका मतलब कितने समय तक जो पॉलिसी होल्डर्स है वो इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी को देते हैं। तो नॉर्मली 60-65% का एक एवरेज होता है। करंटली एलआईसी का भी यही रेंज में है। तो परसिस्टेंसी रेशियो जितना बढ़ता है, एम्बेडेड वैल्यू जितना बढ़ता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफी अच्छा होता है। और रही बात वैल्यूएशन की, तो 1.1 टाइम के ऊपर आपको ये कंपनी का ऑफर मिल रहा है, जबकि लिस्टेड कंपनीज जो उनसे भी कभी छोटी है वहां पे ऑफर करीबन 2.5 to 3 टाइम्स के मल्टीपल पे मिल रही है। तो मोटा मोटी आपको ये पैरामीटर्स देखने हैं, और हमको लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू काफी सस्ता किया है। रिटेल निवेशकों को और पॉलिसी होल्डर्स को 50 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है, तो उनको करीबन 902 रुपए में शेयर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफी पैसा ऑन द टेबल गवर्नमेंट ने निवेशकों के लिए रखा है, जहाँ पे अच्छी कमाई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकती है। ओके, अच्छी कमाई यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकती है, डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं पॉलिसी होल्डर्स भी और एलआईसी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी। और जैसे जैसे आपने बताया कि एलआईसी के जो पैरामीटर्स हैं देखा जाए तो काफ़ी बड़े हैं, और ये जो कंपनी है एक बहुत ही बड़ा कॉरपोरेशन भी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अक्सर हर एक घर में ऑलमोस्ट एक एलआईसी की पॉलिसी मिल जाती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए गाँव में भी अगर कोई पहली बार किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करता है तो शायद ही वो एलआईसी पॉलिसी भी हो सकती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कनेक्ट है। तो 5वां सवाल जो मेरा आपसे ये था कि एलआईसी का आईपीओ अब देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, तो क्या इस मौके को अब किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए जिसके पास एक डीमैट अकाउंट है, जो एलिजिबल है इस एलआईसी के आईपीओ के लिए निवेश करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये ऐसा आईपीओ है जो काफ़ी हिस्टोरिकल है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने 3.5% स्टेक डाइल्यूट किया, आगे थोड़ी सी और डाइल्यूट करेंगे, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने काफ़ी सूझबूझ के साथ एक अच्छे प्राइस पे ये शेयर्स ऑफर किए। और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली स्केल अप होगा। जैसे आप बता रही थी कि पहला प्रोडक्ट जो होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। हमारे कंट्री में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन मुश्किल से 3% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में इंश्योरेंस का कितना अंडर पेनिट्रेशन है। तो अगले 10-20 सालों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिनको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है, उनको डेफिनेटली ये आईपीओ मिस करना नहीं चाहिए। ओके, डेफिनेटली इस आईपीओ को मिस नहीं करना चाहिए।
LIC सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी है। देश विदेश में LIC की सब्सिडरी कंपनियां भी हैं, जैसे LIC पेंशन फंड, LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, IDBI बैंक, LIC नेपाल, LIC लंका, LIC सिंगापुर। LIC के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुश्किल घड़ी में पार लगाने वाली ये संस्था है। यही नहीं, LIC के निवेश वाली कंपनी का साख भी बढ़ जाता है। LIC के रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.13%, इन्फोसिस में 5.67% और IDBI बैंक में 49% तक का भी स्टेक है। साथ ही आप ITC के बारे में बात करें तो 16.23% तक का भी यहाँ पर स्टेक है। मारुति सुजुकी में 5.25% तक का स्टेक LIC का है और TCS, जो कि देश की दिग्गज IT फर्म है, यहाँ 3.5% तक की हिस्सेदारी LIC की है। LIC की विशाल साइज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 37 लाख करोड़ रुपए की हैं, जिसमें से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश केवल इक्विटी मार्केट्स में ही है। इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के 22 साल बाद भी अगर देखा जाए तो LIC का जो मार्केट शेयर है वो 60 से 65% के बीच में है और इसी के साथ ये इस इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट लीडर भी है। और अब वक्त है जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने का। तो पहला सवाल अविनाश जी हमारे पास महाराष्ट्र के पुणे जगह से आया है। रोहित ने ये सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कैटेगरी में भी निवेश कर सकते हैं अगर वो चाहें तो LIC के IPO में? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट HNI कैटेगरी में ये अप्लाई कर सकते हैं और नॉर्मली हमने देखा है साक्षी की HNI कैटेगरी में जब आप अप्लाई करते हो तभी अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से नॉर्मल रिटेल निवेशकों के बदले में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो HNI कैटेगरी में अगर 2 लाख के ऊपर का पैसा अमाउंट ये इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इनको अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, दूसरा सवाल हमारे पास दिल्ली से आया है और ये मधुर ने भेजा है। मधुर आपसे जानना चाहते हैं कि अगर LIC के IPO में उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो क्या करें? देखिए, पहली बात तो अलॉटमेंट मुझे लग रहा है कि रिटेल निवेशकों को काफ़ी अच्छी तरह से इस IPO में मिलेगा, लेकिन अगर आपको मिलता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट में ये स्टॉक लिस्ट होगा। अगर आपको 2-3 साल का नजरिया लेके इसमें काम करना है और वेल्थ क्रिएट करना है तो आप सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से ये कहना मुश्किल है कि कौन से प्राइस पे लिस्ट होगा, लेकिन अगर शुरुआती ट्रेंड में IPO के थोड़े आसपास या मान लीजिए 1050-1100 पे खुलता है तो लॉन्ग टर्म में इस लेवल से भी अच्छी तरह से पैसा बन सकता है। बट डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट रूट है जहाँ पे आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। जी, तीसरा सवाल भी हमारे पास आया है और ये कोलकाता से आया है और सुजॉय ने पूछा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से वो बिलोंग करते हैं और क्या वो जानना चाह रहे हैं कि अगर वो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के तहत ही LIC IPO में निवेश करना चाहें तो क्या HUF के अंडर वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आई थिंक HUF कैटेगरी ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड है और LIC ने कहा है कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स है आइदर रिटेल में या HUF के स्टेटस में उनको डेफिनेटली ऑब्वियसली चांस मिलेगा या यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट होल्डर होगा उसको डेफिनेटली उनके DP अकाउंट में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा। तो अगर 2-3 लोग हैं तो पहला जो होल्डर है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। जी, ओके सुजय, हम मानते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। चौथे सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं और अहमदाबाद से ये सवाल आया है। जिग्नेश ने पूछा है कि IPO में निवेश करने का क्या कोई सही समय भी होता है? हम जानते हैं कि IPO अक्सर 3 दिनों के लिए खुला रहता है, तो उन 3 दिनों में से भी वो जानना चाहते हैं कि कोई एक सही समय होता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई सही समय होता है, क्योंकि देखिए सारे एप्लीकेशंस अभी कंप्यूटराइज तरीके से इवैल्यूएट किए जाते हैं, इसमें कोई मैनुअल प्रोसेस होता नहीं है। तो आप पहले दिन पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं या लास्ट दिन पे डाल सकते हैं। सारे एप्लीकेशंस यूनिफॉर्मली इशू खत्म होने के बाद कंप्यूटर के माध्यम से इसका जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे टाइमिंग का कोई बड़ा अहमियत नहीं है। ठीक है, देश के सबसे बड़े IPO के आने से पहले लोगों में उत्साह तो काफी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक के देश के 10 सबसे बड़े IPO कौन से हैं? आइए बताते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है पेटीएम IPO का, जो साल 2021 में ही आया और जिसने मार्केट से 18,300 करोड़ रुपए जुटाए और साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा IPO बना। इसके बाद नंबर आता है कोल इंडिया का, जिसने साल 2010 में अपने IPO को लॉन्च किया था करीब 15,200 करोड़ के लिए और ये मार्केट से जुटाए गए थे। तीसरे नंबर पर जनरल इंश्योरेंस, जो कि साल 2017 में मार्केट्स में आया था और साथ ही साथ इस IPO से करीब 10,300 करोड़ रुपए इस IPO ने जुटाए
आए थे। साल 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ भी आया था, जिसने मार्केट से 10,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फंड्स जुटाए थे। देखा जाए तो रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है जो बावजूद इसके कि सबसे बड़े आईपीओज में जिसका नाम जाना जाता है, ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आया है। तो देखा जाए तो कई ऐसे बड़े बड़े आईपीओ भी आपका पैसा डुबा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हम आज डिस्कस भी कर रहे हैं, कि कैसे सही चुनाव होना चाहिए आईपीओ का, कहां पर आपका पैसा बढ़ेगा और डूबेगा नहीं। नेक्स्ट आता है न्यू इंडिया एश्योरेंस का नाम, जिसका आईपीओ साल 2017 में आया था और इसने मार्केट से करीब 9,900 करोड़ रुपए जुटाए थे। जोमैटो इस नाम से तो सभी लोग परिचित हैं और देखा जाए तो साल 2021 का सबसे ज़्यादा बजिंग आईपीओ जो था वो जोमैटो ही था। अगर देखा जाए तो इसने मार्केट में धमाकेदार एंट्री ली थी। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की मार्केट कैप पहले दिन में ही हो गई थी और 9,400 करोड़ रुपए इस आईपीओ के ज़रिए जोमैटो ने इकट्ठा किए थे। रियल एस्टेट की जानी मानी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी डीएलएफ ने भी साल 2007 में आईपीओ में डेब्यू किया था और इस आईपीओ के ज़रिए 9,200 करोड़ रुपए का फंड जुटाया था। इसके बाद साल 2017 में एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ को भी देखें तो इसका आईपीओ जो आया था 8,700 करोड़ का आया था। इसके अलावा एसबीआई लाइफ की भी बात करें, दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां, ये भी आईपीओ आया था 8,400 करोड़ रुपए के आसपास। यहाँ पर भी फंड्स जुटाते हुए नजर आए थे। और साल 2020 में जो 10th सबसे बड़ी फर्म है ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर जो आईपीओ आया था 6500 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिला था। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ कि आईपीओ के बारे में आपके मन में कोई भी जो डाउट्स रहे हों वो अब बचे ना हो। अगर है तो लिख भेजिए हमें आपके सवाल, कमेंट्स और फीडबैक नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर। जल्द मिलते हैं आपके बटुए से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर। महंगाई को लेकर करेंगे आपकी परेशानी दूर, महंगाई को मात देने वाला महामंत्र लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।